लोगों के टीवी चैनल पर मौलवी मुल्ला बैठ करके क्या बोलते हैं कि खवातीन जो हैं वो घर की जीनत हैं, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हमने कई हिजाबन और जिहादन को रोड पर देखा। जिस तरीके से ये हमला हुआ है और जिस तरीके से पैसा जुटाया गया है, ये पैसे जुटाने की जांच तो चलिए ईडी कर लेगी, लेकिन एक खास बात जो आपने नोटिस की होगी कि पिछली बार जब पहलगाम में अटैक हुआ था या हमारे देश में जब भी आतंकी हमले हुए हैं, तब कोई ना कोई आतंकवादी संगठन तुरंत आता है और कहता है कि ये हमला हमने किया है। वो आजादी जो मांगती है ढपली बजा करके हिजाबन और जिहादन, तो वो कहां से पैसा आ रहा था? वो कहां से पैसा आ रहा था? आज जो मुसलमान बोलते हैं कि हम गरीब है भाई, एमबीबीएस करने में 1.5 करोड़ रुपया खर्चा होता है। आखिर देश के जितने भी मदरसे हैं वहां पर इंक्वायरी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? अगर आप शिक्षित नहीं हैं, अगर आपके पास रोजगार नहीं है, तो आपको कट्टरपंथ के रास्ते पर डालना बहुत आसान है, आपका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है। इस बार मदरसे वाले नहीं निकले, इस बार पढ़े लिखे डॉक्टर और इंजीनियर निकले हैं, प्रोफेसर निकले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे दिल्ली में 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले की, कार में हुए धमाके की, किस तरह से इसकी जांच आगे बढ़ रही है और आखिरकार चूक कहां पर हुई, देश की राजधानी में यह धमाका कैसे हुआ, अब तक पुलिस की तरफ से इसे लेकर कोई स्टेटमेंट आतंकी हमले को लेकर जारी क्यों नहीं किया गया। कल कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार ने इसे आतंकी हमला मान लिया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आतंकी जमा करने में कामयाब कैसे हो पाए। यह विस्फोटक दिल्ली में लाल किला तक कैसे पहुंच गया, इतनी बड़ी तबाही कैसे मची और क्या इससे भी आगे की प्लानिंग थी। इसी पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नेता नाजिया इलाही खान हमारे साथ है। नाजिया, बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विशाल जी, नाजिया, मैं शुरुआत कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा के स्टेटमेंट के साथ। उन्होंने कहा है कि अब जरूरत है कि सदन में इस हमले को लेकर चर्चा की जाए, क्योंकि इतना लंबा वक्त हो गया, दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें खुलकर जानकारी दी जा सके कि कौन कौन इन्वॉल्व था, आतंकी हमला था या नहीं था। कल जो कैबिनेट बैठक हुई उसके बाद इसे जरूर आतंकी हमला माना गया। जितनी क्लैरिटी दी जानी चाहिए थी वो क्लैरिटी अब तक इस ब्लास्ट को लेकर हमारे पास नहीं है। नहीं, आज भी देखिए डीएनए में बहुत विस्तार तरीके से बताया गया है कि बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर का ये रिवेंज, ये वेंडेटा था और दिवाली के वक्त भी बहुत सारे बम धमाके करने की साजिश थी। दूसरा ये भी बताया गया है कि फरीदाबाद में जो इतने सारे विस्फोटक, इतने सारे इतने डेंजरस ऑयल और इतने सारे बम बारूद जो रखे गए थे, वो 6 दिसंबर को दिल्ली के अलग अलग 6 जगह पर ब्लास्ट करने के लिए रखे गए थे। ये भी वाज़ा हुआ है, ये भी क्लियर हुआ है कि गाड़ी को उमर ही चला रहा था, ये भी क्लियर हुआ है। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, लेकिन बात यहाँ पर है कि जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन इंक्वायरी में अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इतना सारा बम और विस्फोटक लाने के लिए, भारत के अंदर पहुंचाने के लिए और फरीदाबाद तक पहुंचाने के लिए, लाल किला तक पहुंचाने के लिए मदद की। अब तो जो प्रश्न चिन्ह है और जो इशारा है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों पे उठ रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें पता चला था विशाल जी कि सीआईएसएफ का एक जवान अब सीआईएसएफ डिपार्टमेंट के आंख में धूल झोंक करके पाकिस्तानी महबूबा के साथ शादी करके बीवी बना के रखा हुआ था। उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे जवान और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने मदद की है ऐसे आतंकियों की। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर देश की सरकार ने जब इसको आतंकी अटैक मान लिया है, जब कैबिनेट के बैठक में ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये टेररिस्ट अटैक था, तो आखिर देश के जितने भी मदरसे हैं वहां पर इंक्वायरी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? जितनी भी मस्जिदें हैं वहां क्यों नहीं नाजिया, क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है उसकी एक वजह है। आप देखिए इनका कनेक्शन कहां से निकला है। ये लोग जो पकड़े गए, अल फलाह यूनिवर्सिटी से इनका कनेक्शन निकला है। अब तक हम ये मानते थे कि अगर आप शिक्षित नहीं हैं, अगर आपके पास रोजगार नहीं है, तो आपको कट्टरपंथ के रास्ते पर डालना बहुत आसान है, आपका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है। इस बार मदरसे वाले नहीं निकले, इस बार पढ़े लिखे डॉक्टर और इंजीनियर निकले हैं, प्रोफेसर निकले हैं। आप देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी से 7 तो डॉक्टर पकड़े गए हैं, कुल मिलाकर 13 लोग हिरासत में हैं वहां से। ये पढ़े लिखे एमबीबीएस, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहा जा रहा है इसे इस बार। तो देखिए विशाल जी, मैं तो जिन्होंने इतिहास की किताब में पढ़ाया कि जोधा अकबर की शादी हुई थी
और मुगल परिवार का अचीवमेंट और मुगल परिवार बहुत अच्छा था, तो मैं तो उस पर गई नहीं। मैंने रिसर्च किया और मुझे समझ में आया कि मुगल जो था वो कितना खूंखार और कितना बदतमीज और कितना अश्लील था, और जोधा अकबर की कोई शादी वादी नहीं हुई थी, जोधा बोल करके कुछ थी ही नहीं। तो उसी तरीके से ये चूरन छटाया गया कि जो लोग जाहिल होते हैं वो थूक जिहाद, मूत जिहाद, गला रेतो जिहाद, लव जिहाद, करो जिहाद, कन्वर्शन करो जिहाद, झांगुर पीर की तरह करता है। ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है, विडंबना है हमारे देश के लिबरल हिंदुओं की। क्यों, जब देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में जब 3 तलाक का जजमेंट लिखा जा रहा था और 3 जजेस की बेंच थी और उसमें एक जज मुसलमान थे, तो उन्होंने साइन नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये इस्लाम का इंटरवेंशन हो रहा है, तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन नहीं करना चाहिए। तो किसने कह दिया कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो आतंकी नहीं बनते हैं? ओसामा बिन लादेन तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो तो इंजीनियर था। उसके बाद अफजल गुरु जो देश का पार्लियामेंट तोड़ने के लिए गया था, वो भी पढ़ा लिखा था। अभी 2024 से 25 में कई ऐसे महाराष्ट्र से आतंकवादी अरेस्ट हुए हैं जो डॉक्टर थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वो इतिहास उठा करके देखिए कि जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान आतंकी अरेस्ट हुए हैं वो बहुत पढ़े लिखे थे। तो जो जो मदरसा छाप होता है वो थूक जिहाद करता है, जो रेडी छाप होता है वो थूक जिहाद करता है, जो लौंडा छाप होता है वो लव जिहाद करता है, और जो पढ़ा लिखा होता है वो जो डॉक्टर होता है वो ऑर्गन का जिहाद करता है, वो हिंदू बेटियों का बॉडी का पार्ट का जिहाद करता है, जो साइंटिस्ट होता है वो आईफिल टावर जाकर के तोड़ता है। तो देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका का मुसलमान जज हो या किसी अल फला यूनिवर्सिटी का और उसके हॉस्पिटल का डॉक्टर हो या कोई साइंटिस्ट हो या कोई इंजीनियर हो, पर वो है मुसलमान और उसने पढ़ा अल कुरान है, और जिहाद के नाम पर अपने आप को शहीद कर देना और 72 वर्जिन हूरों के पास जाना और बम फोड़ना। नाजिया, एक और एंगल मैं आपको बताता है। हूं, ये तो चलिए पुरुषों को इस तरीके का जन्नत और 72 हुरों वाला लालच दिया जा सकता है। आपने देखा लखनऊ से एक महिला है, प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन शाहिद, इनके लिए तो जन्नत में व्यवस्था भी कोई नहीं है। अब तो महिलाएं भी जुड़ गई है ना। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था पाकिस्तान में एक पूरा महिलाओं का संगठन बन रहा है, उन्हें आतंकवाद का कोर्स सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। अब महिलाएं यहां पर भी हैं, ऐसी महिलाएं जो आतंकी हमले में पूरा साथ दे रही हैं, प्लानिंग में जा रही हैं, उसके एग्जीक्यूशन का हिस्सा बन रही हैं। कुछ नया नहीं है। हो सकता है देश को लग रहा होगा और देश के 120 करोड़ हिंदू को लग रहा होगा और कुछ लिब्रांडो हिंदुओं को लग रहा होगा, अरे अरे इस्लाम की महिलाएं तो 3 तलाक की अत्याचारित होती हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन बना देता है, और पॉलीगेमी 4 शादियों की अत्याचारित होती है। मैंने कई बार कहा है कि भाई हमने दृश्य पहले भी देखा कि मुस्कान अलकायदा की चीफ की रखेल थी, जो हिजाब के लिए नारे तकबीर का नारा उठाई थी। अक्सर आप लोगों के टीवी चैनल पर मौलवी मुल्ला बैठ करके क्या बोलते हैं कि खवातीन जो हैं वो घर की जीनत हैं, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हमने कई हिजाबन और जिहादन को रोड पर देखा। शाहीन बाग में एनआरसी और सीए के खिलाफ जो ढपली बजा बजा करके जो आजादी मांग रही थी, आजाद होने के बावजूद देश को वो आजादी जो मांगती है ढपली बजा करके हिजाबन और जिहादन, तो वो कहां से पैसा आ रहा था? वो कहां से पैसा आ रहा था? आज जो मुसलमान बोलते हैं कि हम गरीब है, भाई एमबीबीएस करने में 1.5 करोड़ रुपया खर्चा होता है, वकालत करने में 30 लाख रुपए खर्चा होता है, मोर देन 30 लाख खर्चा होता है, एक मामूली प्रोफेसर बनने में 50 लाख रुपए खर्चा होता है। तो ये इतने सारे एमबीबीएस जो हैं, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? जब ये गरीब है, जब ये हाय तौबा करते रहते हैं, जब ये चंदा फितरा भीख और ज़कात पे पलते हैं, तो ये पैसा आया कहां से? टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से आया। अभी आई लव मोहम्मद के बैनर पर जो लुंगी डांस हमने देखा, जो इस्लामिक डांस हमने देखा, जो मुजरा और कोठा हमने देखा नाचते हुए लुंगी छापों को, तो ये पैसा जो कम से कम 20 करोड़ का तो पूरे देश में बैनर छपा है, तो ये पैसा कहां से आया? देखिए, आंख बंद करके अगर लिबरल हिंदू ये सोचता है कि अरे अरे ऐसा हो गया, तो ये उनका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमने हमेशा समझाया है और बताया है कि मुसलमान लड़कियां वो भी हैं जिनको फोरसम पसंद है और वो पॉलीगेमी के पक्ष में बात करती हैं।
मुसलमान लड़कियां वो भी हैं जिनको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पसंद है और वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के पक्ष में बात करती हैं। मुसलमान लड़कियां वो भी हैं जो हिजाब में इस्लामिक राइट खोजती हैं और अलकायदा के चीफ का बिस्तर गर्म करती हैं। तो ऐसी भी मुसलमान लड़कियां हैं। मैं तो हमेशा कहती आई हूं कि हिजाबन और जिहादन, मेरा तो ये जो स्लोगन है ये तो पूरे ब्रह्मांड में फेमस है। इसलिए मुझे कोई शॉकिंग तो नहीं लग रहा है। अगर देश में लिबरल हिंदुओं को लग रहा होगा लेकिन तो लग लेकिन रहा लेकिन होगा। नहीं नहीं ठीक है, वो महिलाओं की बात आपने की, ठीक है, लेकिन मेरा यहां पर सवाल अब सिक्योरिटी लैब्स को लेकर है। जिस दिन ये धमाका हुआ उसी दिन हमने देखा फरीदाबाद में दिल्ली के नजदीक 2900 किलो विस्फोटक बरामद होता है, अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है। और अमोनियम नाइट्रेट कोई आरडीएक्स नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट आमतौर पर खाद के तौर पर, उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल होता है। धीरे धीरे करके इसे जमा कर लिया गया, लेकिन 2900 किलो विस्फोटक का दिल्ली के नजदीक जमा हो जाना, और वो भी ऐसे लोगों का इसमें शामिल होना जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, जिन पर शक भी नहीं किया जा सकता है। सिक्योरिटी लैब्स तो बिल्कुल है। और जब हमने देखा कि 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया तो हमें लगा कि शायद हमने साजिश नाकाम कर दी है। उसी शाम को धमाका हो गया। देखिए, जब भी कोई आतंकवाद गतिविधियां होती हैं और जब भी ये फिदायन बाहर आते हैं, इनके पक्ष में जमायतुल उलमाए हिंद और देवबंद खड़ा हो जाता है, लीगल एड के साथ और पूरे फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ। इस बार तो कोई नहीं आया सामने, इस बार कोई नहीं आया। लेट मी कंप्लीट विशाल जी। सिक्योरिटी लैब्स, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं उसके बाद मैं आपका सवाल जरूर ले लूंगी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान के पत्रकारों ने कहा था कि हाफिज सईद अगर भारत में रहने वाले अपने दोस्तों को कह दे तो मोदी को भारत संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में ये बात पाकिस्तान से आ चुकी थी कि भारत में 22 करोड़ मुसलमानों के भीतर में ऐसे लाखों लाख मुसलमान हैं जो पाकिस्तान की फंडिंग पर बहुत सारा आतंकवाद का यहाँ पर संगठन रेडी करके रखे हुए हैं, तो उस वक्त भी क्या 22 करोड़ मुसलमानों पर यह जिम्मेदारी नहीं हो रही थी कि वो खुद सरकार को कहे कि भैया आइए और हमें स्कूटनी में लीजिए। दूसरी बात कि जब मुसलमानों ने ये बात खुद आगे बढ़ के नहीं कहा तो वाकई में देश की सरकार पर यह सवाल पैदा होता है कि आपने इन पर स्कूटनी स्टार्ट क्यों नहीं की। क्योंकि आज देश के लोग रक्षा और सुरक्षा को कहीं ना कहीं डाउटफुल नजरों से देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। और मैं भी कहना चाहती हूं कि देश की सरकार में माइनॉरिटी मंत्रालय ऐसे ऐसे मदरसा को, ऐसे ऐसे मजारों को और मस्जिदों को डोनेशन और फंड देना बंद करे। यहाँ तो जाने जा रही है, बम फुट रहा है और यहाँ माइनॉरिटी की फंडिंग जा रही है मंत्रालय से। या इसका मतलब है कि हमारे नाक के नीचे रोटी बोटी दे करके आतंकवादियों को योजनाएं परोसी जा रही हैं और फंडिंग दिया जा रहा है माइनॉरिटी मंत्रालय से, और यहाँ बम फोड़ा जा रहा है। ये मुसलमान तो अपनी गलतियों को और अपनी आतंकवादी मानसिकता को छुपाने के लिए टीवी चैनलों की खिड़कियों पर बैठ करके अपनी सफाई तो देगा, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है और देश की सरकार का कर्तव्य क्या है कि इनको और बैठाओ टीवी पर और इनको और डोनेशन दो। हमारा कर्तव्य है कि देश को सुरक्षित करना। तो देश की सरकार और मीडिया चैनल दोनों को मैं कह रही हूं कि ऐसे ऐसे दाढ़ी टोपी वालों को बॉयकॉट करने में मीडिया को क्या दिक्कत है भैया? बड़ा बैठाते हैं टीआरपी के लिए और व्यूज के लिए। एक और एजेंसी की जांच अब शामिल हो चुकी है। मैं 5वीं एजेंसी का यहां पर जिक्र कर रहा हूं। लाल किला ब्लास्ट में एनआईए, एनएसजी, आईबी, दिल्ली पुलिस जांच करी थी। अब 5वीं ईडी शामिल हो गई है और प्रवर्तन निदेशालय इस बात की जांच करेगी कि इन डॉक्टरों को विस्फोटक खरीदने के लिए 23 लाख रुपए कहां से मिले थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी के लेन देन की भी जांच होने वाली है। ये फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी है, 13 लोग यहीं से हिरासत में लिए गए। अब यहां पर वित्तीय लेन देन कैसे होता था, डॉक्टरों को कितना पैसा मिल रहा था, ये डॉक्टर इतना फर्टिलाइजर के नाम पर जो खरीद रहे थे, एनपीके फर्टिलाइजर, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा था। ये जो एनपीके फर्टिलाइजर खरीदा है 3 लाख रुपए का, 20 क्विंटल से ज्यादा इन्होंने खरीदा है। अब क्योंकि मैंने कहा ये तो फर्टिलाइजर है, इसको खरीदने में उस तरीके का शक तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा काफी चाहिए था। 20 से 23 लाख रुपए लगा है। और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच अब ईडी भी करने वाली है। तो अब यूनिवर्सिटी से भी बच के रहना पड़ेगा जहां पर शिक्षा दी जा रही है। टू बी वेरी फ्रैंक विशाल जी, मैं तो फरीदाबाद बहुत बार गई, बहुत बार। मुझे तो कभी कान में आया नहीं कि अल फलाह कोई मुस्लिम कंट्री की यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज्ड करके यहाँ पर एकड़ एकड़ जमीन दे दी गई है और यहाँ पर
मुस्लिम कंट्री का अल-फला यूनिवर्सिटी चल रहा है। भारत भारत एक सनातनियों की मेजॉरिटी का देश है, और सनातनियों के साधु संतों ने जीरो का आविष्कार कर दिया, और फिर भी भारत को मुस्लिम कंट्री के अल-फला यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ गई। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात कि आज तक कान में क्यों नहीं आया। तीसरी बात कि अब जो एनआईए, एनएसजी और ईडी 2019 से सारे चीजों को, सारे पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल फोन को, टैबलेट को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को सीज कर रही है, ये तो सिर्फ एक अल-फला में क्यों कर रही है अब? ये तो पूरे में पूरी टीम को बिखर जाना चाहिए, और 28 भारत के 28 राज्यों में जितने भी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि पैसे की कमी इनको कहाँ है। इनको तो कोई पैसे की कमी नहीं है। एनआरसी सीएए के प्रोटेस्ट में जब ये बैठे थे, तो पश्चिम बंगाल में जावेद अहमद खान के नेतृत्व में 1 साल पार्क सर्कस मैदान में प्रोटेस्ट हुआ था। 1 साल। तो ये 1 साल का घर का, रोटी का, चूल्हा का, और बच्चों की फीस का, और रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा कहाँ से आ रहा था? जब अम्मा अब्बा बैठे हुए थे धरना पे, तो बच्चों के ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे थे? जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से आ रहा था। जाहिर सी बात है कि टेररिज्म और ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा था, लश्कर तैयबा से आ रहा था, जैश ए मोहम्मद से ये पैसे आ रहे थे। तो क्या सरकार का और यहाँ के शासन और प्रशासन का और 120 करोड़ से अधिकतर हिंदुओं का दिमाग का पट्टा तब नहीं खुला था? मैं तो चिल्ला रही थी, तो मुझे कुछ हिंदू बोलते हैं कि प्यार से बात करो, प्यार से मुसलमानों को समझाओ। जिस तरीके से ये हमला हुआ है और जिस तरीके से पैसा जुटाया गया है, ये पैसे जुटाने की जांच तो चलिए ईडी कर लेगी, लेकिन एक खास बात जो आपने नोटिस की होगी कि पिछली बार जब पहलगाम में अटैक हुआ था, या हमारे देश में जब भी आतंकी हमले हुए हैं, तब तब कोई ना कोई आतंकवादी संगठन तुरंत आता है और कहता है कि ये हमला हमने किया है। इस बार ना तो पाकिस्तान का कोई आतंकी संगठन सामने आ रहा है, ना पाकिस्तान से ऐसी कोई आवाज सामने आ रही है, ना भारत में ऐसा कोई संगठन सामने आ रहा है जो दावा करता हो। पहलगाम में टीआरएफ सामने आया था, फिर डरकर टीआरएफ ने कह दिया था कि नहीं, हमने नहीं किया है। पाकिस्तान इस बार बहुत सोच समझ के चाल चल रहा है। वो जानता है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर को फिर से प्लान करेगा। इस बार वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अब हमारे मन में एक और सवाल यहां पर यह आता है कि भारत सरकार ने पहलगाम के बाद कहा था कि कोई भी आतंकी हमला हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। कैबिनेट बैठक में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ कि साहब ये आतंकवादी हमला है, इसका मतलब ये एक्ट ऑफ वॉर है। ना कोई पाकिस्तान का जिक्र था, ना एक्ट ऑफ वॉर का जिक्र था, ना किसी आतंकवादी संगठन का जिक्र था। तो इसे क्या माना जाए? नहीं, बिल्कुल जिहाद आतंकी घटना तो मान ली गई है कैबिनेट बैठक में, बिल्कुल मानी गई है। और जिस हिसाब से मुसलमानों का झुंड इस पूरे स्ट्रैटेजी के प्लानिंग में नजर आया है, और एक अरबी यूनिवर्सिटी अल-फला नजर आया है, तो ये तो टेररिज्म आतंकी घटना ही थी। आतंकियों ने ही किया है, ये बात एक्सेप्ट भी कर लिया गया। कौन इस बात से इनकार कर सकता है? लेकिन पाकिस्तान, आपने बिल्कुल सही कहा विशाल जी, कि पाकिस्तान जानबूझ करके बिल्कुल खामोशी से अब पूरा एकदम साइलेंट होकर के, मुंह में फेविक्विक लगा करके अपने कारनामों को भारत में रहने वाले अपने दोस्तों से करवा रहा है, क्योंकि पता है कि मोदी की सरकार है और इस बार एक्ट ऑफ वॉर इसको मान लिया जाएगा, इसलिए अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। आपको याद होगा कि जब अजमल कसब आया था, तब भी पाकिस्तान ने कहा था कि हमने तो नहीं भेजा। फिर द डॉन को बैठ करके हाफिज सईद ने कहा था इंटरव्यू में, द डॉन, पाकिस्तान का द डॉन न्यूज़पेपर को बैठ करके हाफिज सईद ने खुद इंटरव्यू दिया था कि भारत तो आज तक नहीं पता लगा पाया कि अजमल कसब को हमने भेजा था कि हमने नहीं भेजा था। तो ये चीज तो, ये इनकी स्ट्रैटेजी तो पहले से है। अब आप सोचिए कि 91 में जब इनके इनके कहीं पर भी, आई एम सॉरी, इनके कहीं पर भी अफगान में या भारत की जंगों में, बांग्लादेश के वॉर के वक्त में जब बांग्लादेश अलग हो रहा था और इनके जितने भी ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स अरेस्ट होते हैं, तो ये तो सीधा कहते हैं कि हमारे लोग नहीं है। इन्होंने तो सीमा गुलाम हैदर को कह दिया था कि हमारे यहाँ से नहीं गई है। तो इनको तो झूठ बोलने का
आदत जो है वो तो इस्लाम से सीखा हुआ है इन्होंने। और जिहाद के नाम पर मारना और मर मिट जाना और शहादत लेना, ये तो इनकी पुरानी फितरत है। ये तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अब तो और भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मनमोहन सिंह जी की सरकार होती, इंदिरा गांधी जी की सरकार होती, एक्सीडेंटल पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार होती, तो जाहिर राजीव गांधी जी की सरकार होती, तो शायद ये एक्सेप्ट भी कर लेते, क्योंकि उनको पता है कि सोनिया एंटोनियो बहू आएगी और जाम खड़काएगी भुट्टो परिवार के साथ बैठ करके। लेकिन क्योंकि मोदी की सरकार है, मोटा भाई अमित शाह जी के गृह मंत्री हैं, डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, तो इनको पता है कि एक्ट ऑफ वॉर मान लिया जाएगा, इसलिए लेकिन ये नाजिया, एक दाग जो पिछले नहीं 11 वर्षों में नहीं लगा था, वो दाग लग गया। अब तक ये बात कही गई थी कि यूपीए के सरकार में, मनमोहन सिंह के जमाने में, कभी दिल्ली में, कभी अहमदाबाद, कभी जयपुर, कभी बेंगलोर, कभी बनारस में धमाके होते थे। हमने जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के किसी हिस्से में कोई आतंकवादी हमला नहीं होने दिया, जो कि पिछले 11 वर्षों तक बात ठीक भी थी। लेकिन जब देश की राजधानी में आतंकी घुस आते हैं, और देश की राजधानी के भी बिल्कुल बीच लाल किला के नजदीक, जो इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर चांदनी चौक है, लाल किला में हजारों लाखों लोग आते हैं, चांदनी चौक में आते हैं, वहां पर अगर कोई आतंकी हमला कर दे इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में, वो भी इतना सारा विस्फोटक लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी लापरवाहियां, बहुत सारी चूक, सिक्योरिटी लैप्स जो है वो हमारे सामने आता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से योजनाएं दी जा रही थी मुसलमानों को, जिस तरीके से योजनाएं परोसी जा रही थी मदरसों को, जिस तरीके से फंडिंग परोसी जा रही थी मुसलमानों को, तो उनका तो मनोबल बढ़ ही रहा था। उनका तो मनोबल बढ़ ही रहा था, तो उनको तो ये करना ही था। और कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी होती है। आप उसको देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है बोल दीजिए, या ना बोल करके आप योजनाएं उनको प्रोवाइड कीजिए, और उनको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कैबिनेट से आप उनको डोनेशन और उनका हक प्रोवाइड कीजिए, तो उनकी तो हिम्मत बढ़ी रही है। अब देखिए, जिस हिसाब से मौलाना टीवी चैनलों पर बैठते हैं, तो उनकी तो हिम्मत बढ़ती है ना, कि देखो भाई, हम बम फोड़े, हम किसी को गालियां दें, हम कुछ भी करें, हमें तो बैठाया जाता है, हमें तो चमकाया जाता है। तो उनको तो पता है एक कि एक भाई एक एक आखिरी सवाल मेरे नाजिया आपसे। अब तक तो हम मानते थे पाकिस्तान आतंक का प्रायोजक, वहां से विस्फोटक आएगा, वहां से आतंकी आएंगे, लेकिन इस घटना ने साबित किया कि पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने देश में स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, आपके अपने ही देश से विस्फोटक जुटाया जा सकता है, आपके अपने ही देश में पूरी प्लानिंग हो सकती है, पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, लोकेशन ढूंढी जा सकती है, धमाका किया जा सकता है, जिसमें पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ये ज्यादा खतरनाक बात है। हाँ विशाल जी, देखिए, कान के पट्टे तो तभी खुल जाने चाहिए और आंखें तो तभी खुल जानी चाहिए कि जब भारत देश का मुसलमान संविधान को पहले नहीं रख करके इस्लाम को पहले रखता है, देश को पहले नहीं रख करके इस्लाम को पहले रखता है, वंदे मातरम बोलने से हिचकिचाता है, भारत माता की जय बोलने से हिचकिचाता है, तो वो अपने इस्लाम के बुलंद झंडे का प्रूफ तो वो देता है। गलती तो हमारे और हमारे शासन और प्रशासन और हमारे सरकार की है कि हम उनकी उनकी गलतियों को समझ नहीं पा रहे हैं, हम उनके इशारे को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ के मुसलमान से आप जब भी पूछिए कि संविधान पहले या इस्लाम पहले, देश पहले या इस्लाम पहले, वो कहेंगे इस्लाम पहले। तो इस्लाम उनको इस बात की इजाजत देता है फोड़ने फाड़ने की, वो करते हैं। तो ये तो हमारी गलतियां है ना कि हम उनको मासूम समझते हैं, हम उनको भोला भाला समझते हैं, हम उनको नाजुक समझते हैं, और उनको आवास योजना देते हैं, उनको मुद्रा योजना देते हैं, और उनको टीवी चैनल पर बैठाते हैं, उनको उनको गेस्ट रूम में उनको सैंडविच खिलाते हैं। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम है, ये तो हमारे सरकार का प्रॉब्लम है। वो तो डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई हम ऐसे हैं, लेकिन हम नहीं समझने को तैयार है। हम कह रहे हैं नहीं, हम तुमको अच्छा समझेंगे, हम तुमको अच्छा समझेंगे, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत प्यारे हो। ये हमारा प्रॉब्लम है, हमारी सरकार का प्रॉब्लम है। वो तो बम फोड़ेगा ही, वो उसका इस्लाम बोला है फोड़ने के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन्वेस्टिगेशन में अभी सामने आने बाकी हैं, और वाकई में बहुत तकलीफ होती है जब आप देश की राजधानी में एक धमाके की खबर को दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लोगों की जान जाने की खबर को दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हम उम्मीद करते हैं नाजिया कि इन्वेस्टिगेशन जल्द पूरी होगी, और जो इसके पीछे थे, जो इसके मास्टरमाइंड थे, उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। छोटा सा ब्रेक।